कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, इस वर्चुअल कक्षा में आपके भूगोल का एक नया अध्याय लेकर फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज जिस अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे वो अध्याय 7 है, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। पीछे के 2 अध्याय में आपने प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया का अध्ययन किया है। आपने देखा कि शिकार, भोजन संग्रहण, जमीन से खोद करके विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को बाहर निकालना और सबसे महत्वपूर्ण खेती बाड़ी का कार्य यानी कृषि कार्य, इसको हम प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। द्वितीयक क्रिया में आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं उन्हें कल कारखानों में, औद्योगिक इकाइयों में ले जाकर के उद्योगों की स्थापना की जाती है और उसमें बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं जो कि उस कच्चे माल को बदल करके उससे एक नया उत्पादन, नई वस्तु तैयार करते हैं और इसको हम द्वितीयक कार्य कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तो कृषि कार्य करना या औद्योगिक कल कारखानों में, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं तैयार करना, सिर्फ इतना ही कार्य नहीं है। आप देखते होंगे कि दुनिया में एक बहुत बड़ा समूह इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे कार्यों में संलग्न है और उससे अपनी आजीविका कमाता है। तो ये जो और बहुत सारे कार्य हैं कृषि और उद्योग को छोड़ करके, इसी कार्य को या इन कार्यों को हम तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप की श्रेणी में रखते हैं, जिसका अध्ययन आपको इस अध्याय के अंतर्गत करना है। बच्चों, आर्थिक विकास के शुरुआती दौर में लोगों का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा अनुपात प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करता था। लेकिन आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज इस बढ़ते हुए विकसित अर्थव्यवस्था के दौर में अधिकतर लोग इसी तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र में यानी इस तृतीय श्रेणी के सेक्टर में अधिक रोजगार पा रहे हैं। यद्यपि प्राथमिक कार्यों में भी बड़ी संख्या आज भी लगी हुई है, लेकिन द्वितीयक सेक्टर में अपेक्षाकृत लोगों का जो कार्य पाने की का जो अनुपात है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि तृतीयक क्रियाकलाप का क्या अर्थ है। तो तृतीयक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। सेवा क्षेत्र का क्या मतलब है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर की सेवा लेनी पड़ती है, चाहे आप डॉक्टर के यहाँ जाएं या डॉक्टर को खुद अपने घर पर बुलाएं। लेकिन आपको बीमारी से बचने के उपाय के अंतर्गत इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है, उसकी सेवा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हम अध्यापक की सेवा लेते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी राय के लिए हम एक एडवोकेट यानी वकील के पास जाते हैं। ऐसे ही बहुत प्रकार की सेवाएं हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम उचित मूल्य चुकाते हैं और अपने लाभ के लिए वो सेवाएं विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं। तो ये विशिष्ट व्यक्ति, ये विशिष्ट विशेषज्ञ जो हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं से लाभान्वित करते हैं, ऐसे ही कार्य करने वाले लोगों को हम तृतीयक श्रेणी का कर्मी कहते हैं या वो तृतीयक क्षेत्र से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सभी सेवाएं जो तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं वो एक विशिष्ट प्रकार की कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त की जाती हैं। यदि हम तृतीयक श्रेणी की क्रियाओं की परिभाषा
व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन आदि। अतः जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस क्रिया का संबंध सेवा सेक्टर से है, जिसका क्रियान्वयन कुशल श्रमिकों, कुछ प्रशिक्षित विशेषज्ञों और योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप तृतीयक क्षेत्र से परिचित हो गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तृतीयक क्रियाकलाप की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, जिससे हमको तृतीयक क्रियाकलाप की कुछ और गहनता से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम विशेषता की बात करें तो हम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो पाते हैं तृतीयक क्रियाकलाप की, वो ये है कि उत्पादन और विनिमय दोनों ही चीजों को इस तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मैं यहां आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में किस प्रकार तृतीयक श्रेणी की भूमिका होती है? आप कहेंगे कि उत्पादन में तो आपने बताया कि द्वितीयक श्रेणी के लोगों की भूमिका होती है, यानी वो श्रमिक जो किसी कारखाने में, किसी औद्योगिक इकाई में श्रम करके कच्चे माल से नई वस्तु, नए उत्पाद तैयार करते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि जब एक श्रमिक यानी द्वितीयक कार्य में लगा हुआ व्यक्ति जब किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर लेता है तो उस उत्पाद के बड़े परिमाण को पहले एक विशेषज्ञ उसकी गुणवत्ता को परखता है कि जो चीजें हमने बनाई है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। फिर उन वस्तुओं को भंडारण की उचित व्यवस्था की जाती है, वस्तु भंडारित की जाती है। अब किसी भंडार गृह में कितनी वस्तुएं बनकर रखी हैं, कितनी निकलकर बाजार में जा रही हैं, इनका हिसाब किताब रखने के लिए एक लेखाकार होता है। चोरी इत्यादि से बचाने के लिए वहां गार्ड लगाया जाता है। तो आप जो देखते हैं कि गुणवत्ता को परखने वाला विशेषज्ञ है या लेखाकार है या गार्ड है, ये उत्पादन क्षेत्र से ही संबंधित है। वो सीधे उत्पादन से जुड़ा नहीं है, लेकिन वो उत्पादन का अंग है। तो इस प्रकार ये जो विशेषता मैंने बताया कि तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि उत्पादन किस प्रकार, उत्पादन में तृतीयक श्रेणी की भूमिका है। उत्पाद में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, ये तथ्य आप समझ गए होंगे। विभिन्न विशेषज्ञ उत्पादन में अपनी सेवाएं देकर उसे लाभकारी बनाते हैं। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है, यानी जो उत्पादन होता है उसकी लागत को निकालते समय हम इन तमाम विशेषज्ञों को दिए गए वेतन और उनके पारिश्रमिक को भी आकलित करते हैं। दूसरी ओर हम विनिमय की बात करें। विनिमय में व्यापार, परिवहन और संचार जैसे सेवा क्षेत्र होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दूरी और समय को कम करके उत्पादन को लाभकारी बनाते हैं। इसलिए तृतीयक क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। समझ गए आप? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी उत्पादन इकाई यानी किसी कारखाने में जो कच्चा माल आता है वो हमें प्राथमिक क्षेत्र उपलब्ध कराता है, यानी प्राथमिक सेवा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो उस औद्योगिक इकाई को पहले कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। फिर द्वितीयक क्षेत्र के लोग उससे विभिन्न प्रकार की उत्पादक सामग्री बनाते हैं। दो क्षेत्र शामिल हो गए। अब तृतीयक क्षेत्र के लोग उसे अपनी सेवा देकर व्यावसायिक उत्पाद के रूप में लाभकारी बना देते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार उत्पादक के साथ साथ विनिमय की श्रेणी में भी
यानी उसके आदान प्रदान, उसके व्यापार, उसके परिवहन, इन सब में भी एक समूह, एक विशेषज्ञों का वर्ग अपनी सेवाएं देकर के उसको लाभकारी बना देता है। और यही वर्ग तृतीयक सेवा कर्मी होता है, यानी तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। बच्चों, यहां हम थोड़ा तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकारों की बात करें, इसके पहले हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं, और वो है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर। वैसे तो आपने अभी जो मैंने आपको किसी औद्योगिक इकाई के संदर्भ में जो उदाहरण दिया उससे बहुत कुछ आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार इसको संक्षेप में मैं और बता दूं, क्योंकि इस पर प्रश्न आता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में जो अंतर है, तो द्वितीयक क्रियाकलाप जहां उत्पादन, उसकी तकनीक, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रिया, इन सब चीजों से संबंधित है, वहीं तृतीयक क्रियाकलाप कर्मियों की विशिष्ट कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर आधारित सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता से संबंधित होता है। ये अंतर है। तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार की बात अब हम लोग देखेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये प्रमुख तृतीयक क्रियाकलाप हैं जिनकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य को। उत्पादित, पहले हम जानेंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार और वाणिज्य एक ही बात है। तो व्यापार किसे कहते हैं, अगर हम इसको देखें तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। यानी जो उत्पादित वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, जो हमें मूल्य चुका करके मिलती हैं, यानी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को हम व्यापार कहते हैं। यह कार्य दो प्रकार से होता है, यानी फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। ये फुटकर और थोक व्यापार दोनों ही व्यापार या विपणन के क्षेत्र में, यानी विनिमय के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और व्यापार या वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, तो आइए फुटकर और थोक व्यापार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैं फुटकर और थोक व्यापार से संबंधित कुछ अन्य शीर्षकों को लिख लेता हूं, फिर आगे के बिंदुओं को आपको समझाता हूं। तो बच्चों, व्यापार की जिन दो श्रेणियों की बात मैंने की, उसमें सबसे पहले है फुटकर व्यापार। आइए हम लोग जानते हैं फुटकर व्यापार क्या होता है। वह व्यापारिक क्रिया जिसमें उत्पाद को सीधे यानी प्रत्यक्ष तौर पर उपभोक्ता को बेचा जाता है, उस प्रक्रिया को या उस व्यापारिक क्रिया को फुटकर व्यापार कहते हैं। जो व्यापारी फुटकर व्यापार के कार्य में संलग्न होते हैं, उनके पास वस्तुओं का बड़ा भंडार नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूंजी बहुत कम होती है। इसलिए वो थोड़ा सा वस्तुओं का संग्रह करते हैं और थोड़ा थोड़ा वस्तु ला करके उसको बेचते रहते हैं। फेरी, रेहड़ी, डोर टू डोर सेवाएं, यानी घर घर जाकर के सामान को बेचना, डाक, दूरभाष और इंटरनेट सेवा, ये सब फुटकर व्यापार के प्रमुख अंग हैं। आपने देखा होगा, फेरी वाले प्रायः सर पर टोकरी में सामान रखकर या साइकिल पर बांध करके, मोटरसाइकिल पर लेकर के घरों के सामने, कॉलोनियों में आकर के आवाज लगाते हैं और अपने उत्पाद को बेचने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ रेहड़ी का अर्थ होता है ठेले पर सामान लगा करके उसको बेचना। ऐसे तमाम व्यवसायियों को भी आप दैनिक जीवन में बराबर देखा करते हैं। ये भी फुटकर व्यापार की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ तमाम छोटे मोटे बाजार जो लगते हैं, वहाँ खोखे और छोटी दुकानें, यहाँ से भी फुटकर व्यापार होता है। साथ ही साथ डोर टू डोर सेवाएं, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम ऐसी कंपनियां भी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो
आवश्यकता अनुसार लोगों की मांग पर उनके घरों तक जाकर के सेवाओं की और वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इसी प्रकार डाक सेवाएं और कुरियर सेवाएं भी हैं जो हमारी विविध प्रकार की वस्तुओं को और पत्रों को मूल्य चुकाने पर पहुंचाती हैं घर तक। इंटरनेट और मोबाइल से संबंधित सेवाएं भी फुटकर व्यापार के ही अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे थोक व्यापार ये क्या होता है। ये फुटकर व्यापार की श्रेणी से थोड़ा अलग होता है। थोक व्यापार कई व्यापारियों, बिचौलियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से संपन्न होता है। व्यापारी तो आप जान रहे हैं वो बड़े व्यवसायी जिनके पास अधिक पूंजी होती है। बिचौलिया हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में दलाल कहते हैं। ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं ग्राहक और बड़े व्यवसायी के बीच, या बड़े व्यवसायी और छोटे व्यवसायी के बीच। ये वस्तुओं के क्रय विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके बदले में इन्हें उचित कमीशन मिलता है। तीसरी चीज होती है आपूर्ति घर, जहां वस्तुओं का संग्रह होता है और संग्रहित वस्तुओं को मांग के अनुसार जल्द से जल्द ग्राहकों को उपलब्ध करा दिया जाता है। जो थोक व्यापार होता है इसमें भी फुटकर व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो थोक या बड़े व्यवसायियों से वस्तुओं को लेते हैं और ग्राहकों तक ले जाकर के उसको बेचते हैं। वो बड़े व्यवसायी से यानी थोक व्यवसायी से जो सामान या सामग्री खरीदते हैं वो प्रायः उधार ही लेते हैं या फिर थोड़ी बहुत पूंजी चुकाते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको। जैसे कोई एक व्यापारी है छोटा, वो जाता है एक थोक विक्रेता से 1 लाख रुपए का माल लेता है, लेकिन उसको 50,000 की पूंजी देता है नगद और 50,000 उधार लगा देता है। बाद में वो अपनी दुकान से अपने खोखे से उस सामान को बेच देता है, विक्रय कर देता है। विक्रय करने के बाद जब उसको पूंजी उसके हाथ में आ जाती है तो वो जाता है व्यापारी का पहले वाला 50,000 उधार चुका देता है और फिर से 1 लाख का माल ले आता है उधार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फुटकर विक्रेता प्रायः थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपना बिजनेस करता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक संतुलित रूप से चलती रहती है, तो इससे थोक और फुटकर दोनों व्यवसायियों को फायदा पहुंचता है। अब हम देखेंगे व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं। तो ऐसे कस्बे या नगर जहां व्यापार या वाणिज्य का कार्य किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं सीधे सीधे प्रश्न आता है। तो ऐसे कस्बे या नगर जहां व्यापार या वाणिज्य का कार्य संपन्न किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं के बदले वस्तुएं देना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्राओं के आदान प्रदान, वस्तुओं के बदले मुद्राएं का आदान प्रदान, ये व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ व्यापार के विकास से व्यापारिक केंद्र बनते हैं, आपूर्ति केंद्र विकसित होते हैं और भी तरह तरह की संस्थाओं का उदय होता है जो इन व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के रूप में बंट करके अपने कार्यों का संचालन करते हैं। इसलिए अब हम ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं। ऐसे अर्धनगरीय छोटे कस्बों या गांवों में विकसित व्यापारिक केंद्र जो निकटवर्ती बस्तियों का ही पोषण करते हैं, इसे हम ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। ये अल्प विकसित प्रकार के केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। अल्प विकसित मतलब वहां पे सुविधाएं बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है। इसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं बहुत ज्यादा सुविकसित नहीं होती हैं। मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अगर ऐसे ग्रामीण विपणन केंद्रों में रहने वाले लोगों को किसी डॉक्टर की सेवा की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे विपणन केंद्रों पर यानी ग्रामीण विपणन केंद्रों पर हमको विशेषज्ञ डॉक्टर प्रायः नहीं मिलते,
यानी अगर हमें साधारण बुखार है, खांसी है और छोटी मोटी तकलीफ है, तब तो ऐसे हमको डॉक्टर मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन इस साधारण बीमारियों को ठीक कर देते हैं अपनी दवाओं से। उनकी सेवाएं हमें इन ग्रामीण विपणन केंद्रों पर मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी गंभीर रोग से ग्रसित होते हैं, तब इन ग्रामीण विपणन केंद्रों पर ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर हमको नहीं मिलते और हमें नगरीय विपणन केंद्र यानी नगरीय क्षेत्रों की तरफ का रुख करना पड़ता है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर हमको वहां मिलते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि यहां पर सुविधाएं अल्प विकसित होती हैं। इसमें तमाम ग्रामीण बाजार होते हैं जो विभिन्न प्रकार की उत्पादित वस्तुओं को ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को उपलब्ध कराते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, और वो है आवधिक ग्रामीण बाजार। आवधिक ग्रामीण बाजार क्या होते हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा और कर दूं ग्रामीण विपणन केंद्रों के बारे में, कि ये स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र होते हैं। माने ये स्थानीय स्तर के होते हैं, यहाँ पे थोड़ा संग्रह करके वस्तुएं थोड़ी मात्रा में रखी जाती हैं और वहीं से वितरित होती हैं, दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है। अधिकांश केंद्र मंडियों और फुटकर व्यापार क्षेत्र में होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं का ज्यादा व्यापार करते हैं। अधिक मांग यानी उस क्षेत्र विशेष में, उस ग्रामीण क्षेत्र में जिन सेवाओं या वस्तुओं की मांग अधिक है, ऐसी सेवाएं या वस्तुएं वहां ज्यादा रखी जाती हैं और इस प्रकार ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण और आपको देना चाहेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई एक अच्छा मकान बनाना चाह रहा है, वैसे तो प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध पक्के मकान होते हैं या पक्के मकान होते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा मकान बनाना चाहे और घर के अंदर पत्थर बिछवाना हो, टाइल्स लगवाना हो, तो प्रायः इन ग्रामीण विपणन केंद्रों पर उनको ऐसे योग्य श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती और उन्हें भी शहरों का रुख करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? तो आइए अब हम आवधिक ग्रामीण बाजार की बात भी कर लें। यह भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बाजार की एक नई विधा के बारे में है। आपने सुना होगा राजस्थान में साल भर में एक बार ऊंटों का बाजार लगता है, कहीं पशुओं का बाजार लगता है, कहीं किसी विशेष वस्तु का बाजार साल भर में एक बार दो बार लगता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह या महीने के कुछ निश्चित दिनों के अंतराल पर लगने वाले बाजार भी होते हैं, जिन्हें हम आवधिक बाजार कहते हैं। जैसे किसी गांव में हर मंगल को बाजार लग रहा है, कहीं 10, 20 और 30 तारीख को बाजार लग रहा है। तो इस प्रकार के बाजार को हम आवधिक बाजार कहते हैं। यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं और खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। ऐसे बाजार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन लगते हैं, जिससे विस्तृत क्षेत्रों में सेवा प्राप्त होती है। साल भर में, 6 माह में या किसी विशेष ऋतु में, मौसम में लगने वाले ग्रामीण मेले को भी आपने सुना होगा। तो ग्रामीण मेले और हाट बाजार भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। नगरीय विपणन केंद्र, नाम से ही पता चलता है कि ये बड़े नगरों में स्थापित होते हैं। ये ऐसे बाजार केंद्र हैं जहां साधारण वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ विशेष प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का भी मिलना, प्राप्त होना संभव होता है। विनिर्मित उत्पादों के साथ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं प्राप्त होने के कारण इन्हें विशिष्टीकृत बाजार भी कहा जाता है। यानी विनिर्मित उत्पादों के साथ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं प्राप्त होने के कारण इन्हें विशिष्टीकृत बाजार भी कहा जाता है। श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित तथा निर्मित उत्पादों के बाजार के साथ साथ अध्यापक, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, परामर्शदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के अन्य विशिष्ट लोगों की सेवाएं हमें इन नगरीय विपणन केंद्रों से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार नगरीय विपणन क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये
लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे आप परिचित हुए। लेसन लंबा है, इसके अगले अंश का वीडियो मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। आज के वीडियो का अंश यहीं समाप्त करता हूं।